देखिए पूछा गया विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। आपके पास चावल है, दूध है, नींबू है और गेहूं है। आप आंसर क्या करेंगे, आप तुरंत आंसर करना शुरू करेंगे कि चावल किसका स्रोत है, ये तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। दूध किसका है, ये तो प्रोटीन का स्रोत होता है। नींबू किसका है, विटामिन सी का है। जबकि ये जो गेहूं है ये भी क्या है, तो ये भी आपका प्रोटीन, गेहूं जो है ये भी आपको प्रोटीन ही देता है। कौन सा, तो ग्लूटेन प्रोटीन देता है, जो कि सीलियक रोग में क्या होता है, बैन है। ओके, तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अर्थात नींबू हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। कहा क्या जा रहा है, कुपोषण से कौन सा रोग होता है। आपको बताना है कुपोषण की वजह से कौन सा रोग होता है। हृदय रोग है, साथ ही साथ मधुमेह है, स्कर्वी है और सभी है। आपको आंसर करना है। आप आंसर क्या करेंगे, देखिए अगर हम कुपोषण की बात करें ना, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, कुपोषण। विटामिन सी की कमी से ये जो आपका स्कर्वी होता है, और ये आपका कुपोषण के अंतर्गत आता है। लेकिन कुपोषण का मतलब सिर्फ कमी ही नहीं है ना, हम सभी जानते हैं अधिकता भी कुपोषण है। कुपोषण भी 3 प्रकार का ना, एक आपका अति पोषण, एक होता है अल्प पोषण, और तीसरा है आपका असंतुलित कुपोषण। और अब तो एक विशिष्ट कुपोषण भी चल गया है, जिसमें स्पेसिफिक किसी एक चीज की कमी हो जाती है ना। ओके, तो कुल मिला के हम लोग सीधे इतना कह सकते हैं यस कि कुपोषण से कौन सा रोग होता है, तो आपका मधुमेह भी क्या है, कुपोषण ही है, अतिपोषण हो गया है। ठीक है, इसी को धनाढ़ रोग कहते हैं ना, अमीरों का रोग कहा जाता है। इसके बाद देखिए मधुमेह है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 32, आंसर क्या हो गया हमारा, डी हो गया। ये सभी कुपोषण है, कहीं पर अतिपोषण हो रहा है, कहीं पर अल्प पोषण हो रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कहा क्या जा रहा है, ठीक है, कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है बालों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। ओके, आपके पास ऑप्शन में क्या है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन के। आपको बताना है कि विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर गुड हेयर हेल्थ। आपको आंसर करना है। और हम जानते हैं ना, अगर हम बालों की बात करें तो विटामिन B7 बालों के लिए बढ़िया होता है ना, और विटामिन बी की फैमिली आपके पास आप है ही। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका विटामिन बी। विटामिन बी बालों के हेल्थ के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। याद करिए विटामिन बी की कमी हो जाती तभी बाल झड़ जाते हैं, याद है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। कहा जा रहा है कपड़े धोने में प्रयोग होने वाला रसायन कौन सा है। इसमें से कौन सा कपड़े धोने के लिए यूज किया जाता है। आपके पास सोडा है, नमक है, या फिर चीनी है, या अम्ल है यानी एसिड है। आप तुरंत बताएंगे कपड़े धोने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सोडा एस का यूज करते हैं। ठीक है, ओके, तो आपका यस बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है क्या, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। बताइए, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, 1929, 1955 या 1986 या फिर 2006। आप बताएंगे कि अगर हम बाल विवाह निषेध अधिनियम की बात करें तो इसी को हम लोग शारदा अधिनियम भी कहते हैं या शारदा एक्ट कहते हैं, जो कि हरविलास शारदा जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, आप आंसर क्या कर देंगे, 1929 कर देंगे। अर्थात क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हरविलास शारदा हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कहा गया बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। अर्थात बच्चों में अगर क्या हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या देखने को मिलेगा। पहला है आपका खसरा, दूसरा क्वैसियोरकर, तीसरा आपके पास क्या है, एनीमिया, और आपका स्कर्वी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था विटामिन सी की कमी होगी तो क्या होगा, स्कर्वी हो जाएगा। एनीमिया के कई कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर कारण है वो क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी होता है, अर्थात लोहे की कमी होता है। इसके साथ ही साथ क्वैसियोरकर है, तो क्वैसियोरकर क्या है, प्रोटीन की कमी से होता है।
जबकि ये जो आपका मिजल्स है, खसरा है, ये तो अशुद्ध वायु की वजह से होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी क्वेसियोरकर में क्या देखने को मिलता है? मून फेस देखने को मिलता है। फेस कैसा हो जाता है? चांद के समान हो जाता है। इसी में ओडिमा यानी कि शरीर में पानी भर जाता है, ओडिमा देखने को मिलता है। इसी में आपके जो त्वचा है उसके रंग में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, ओके। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कहा गया कि गर्भावस्था में गर्भावस्था में महिलाओं के लिए कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक जरूरी हो जाता है? बताइए, कहा जा रहा है गर्भावस्था में महिलाओं के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे जरूरी होता है? विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, सभी। आप तुरंत बताइए, अगर कैल्शियम नहीं होगा तो बच्चे की हड्डी नहीं बन पाएगी, है ना। बच्चों को की हड्डियों के लिए, बच्चे के फ्रेमिंग के लिए, महिला के लिए कैल्शियम अति आवश्यक होता है और कैल्शियम की मात्रा तो बढ़ भी जाती है, हम लोग आरडी इत्यादि में देखते हैं। आयरन भी सेम वही बात है कि दो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। बच्चे को भी खून चाहिए, माँ का तो खून है ही है ना। और प्रोटीन के बिना तो आपका हीमोग्लोबिन बन नहीं सकता, कोशिका ही नहीं बन सकती, और कोशिका विभाजन ही हो रहा है तो प्रोटीन भी चाहिए ही चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर डी हो जाएगा। अर्थात आपका इन तीनों का ही रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, चाहे कैल्शियम हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे आयरन हो। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहा जा रहा है आपसे, रेडीमेड कपड़ों का मुख्य लाभ क्या है? ये जो रेडीमेड कपड़े हम लोग खरीदते हैं उनका क्या जो मेन एडवांटेज है वो क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ रेडीमेड क्लॉथ्स? पहला, ये सस्ते होते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास है समय की बचत होती है। तीसरा है टिकाऊ होते हैं। और लास्ट आपके पास है सबके लिए उपयुक्त होते हैं। आप आंसर क्या करेंगे कि जो रेडीमेड कपड़े हैं इनका जो मुख्य लाभ है वो क्या है? हमारा समय बचता है। अब हमें ऐसा नहीं कि कपड़ा हम खरीद रहे हैं तो फिर हमें नाप देना है, फिर हम जा रहे हैं टेलर के हम कपड़े सिलवा रहे हैं, नहीं, ये सारे सिस्टम खत्म हो जाते हैं। हमारा क्या है? बना बनाया कपड़ा मिला है, हम पैसा देते हैं, खरीदते हैं और हम उसको तुरंत पहन सकते हैं। तो हमारी किसकी बचत हो जा रही है? हमारे समय की बचत हो जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 39 कहा गया, फाइबर का कार्य क्या होता है? फाइबर यानी कि सेल्यूलोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट। हालांकि कार्बोहाइड्रेट का ये जो फाइबर है, जो सेल्यूलोज है, ये हमें ऊर्जा नहीं देता है। बाकी हम लोगों ने आरडीए में 1-2 पॉइंट पढ़ा है क्या, कि अगर 2000 की बात की जाए तो 2000 पर कितना 30, और अगर 1500 की अगर 1000 की बात की जाए तब कितना, 1000 की बात की जाए तो आपका 15 होगा, है ना। 2000 में 2000 पर 30 और 1000 पर कितना? आधा, 15 जरूरत होती है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन पे देखते हैं, कहा गया फाइबर का कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा देना, तो आपको पता है ये सेलुलोज ऊर्जा देता ही नहीं है। ठीक है, शरीर के पाचन में सहायक। तीसरा है हड्डियों को मजबूत करना और रक्त की मात्रा को बढ़ाना। आप आंसर क्या करेंगे? यह क्या करता है? आंतों का जो क्रमाकुंचन प्रक्रिया है उसको क्या कर देता है? तेज करता है, जिससे कब्ज इत्यादि की समस्या नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन इत्यादि नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। बाकी शरीर को ऊर्जा देने का काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी है, रक्त की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमारे पास आयरन है ना, विटामिन B12 है, विटामिन B6 है। ये सब क्या करते हैं? ये सब हमारे ब्लड की मात्रा को बढ़ाते हैं, या इन्हीं से सीधे सीधे कहें तो ब्लड बनता है, आरबीसीज वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है शिशु का पहला टीका कौन सा होता है? मतलब सबसे पहले बच्चे को कौन सा टीका लगता है? बीसीजी का टीका लगेगा, पोलियो का लगेगा, हेपेटाइटिस का लगेगा, या डीपीटी का लगेगा? आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे शिशु का जो पहला टीका है वो कौन सा है? वो है आपका बीसीजी का टीका। और क्वेश्चन एक ये भी आपसे 2021 में पूछा गया, क्या जन्म के बाद कौन सा टीका लगता है? तो यही टीका लगता है। 24 घंटे के भीतर कौन सा टीका लगता है? बीसीजी ही लगता है। किस रोग से बचाता है? तो यह आपको तपेदिक यानी कि क्षय रोग से बचाता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जरा आप मुझे बताएंगे डीपीटी जो टीका है यह किससे बचाता है? आप बताएंगे डीपीटी जो आपका वैक्सीन है यह 3 रोगों से बचाता है। किससे किससे? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस से क्या करता है? बचाता है। ठीक है,
पूछा गया, अगर कभी पूछा जाए इनमें से कौन सा ऐसा टीका है जो कि शिशु को 3 रोगों से बचाएगा, आप आंसर क्या करेंगे? डीपीटी। डीपीटी के अंदर कौन कौन आता है? तो जी बिल्कुल, आप आंसर क्या करेंगे? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 41 है क्या? कहा जी कहा जा रहा है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? यस, आपको बताना है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए और फिर आपका विटामिन डी। आप आंसर क्या करेंगे कि अगर हम रतौंधी की बात करें तो विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी होता है, जीरोफ्लैथीमिया होता है, ग्लूकोमा होता है, इसके साथ ही साथ फोटोफोबिया होता है, सब विटामिन ए की ही कमी से होता है। जबकि अगर हम बात करें किसके बारे में, विटामिन सी की कमी के बारे में, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है और जिंजवाइटिस होता है। विटामिन बी की बात करें तो हर विटामिन बी का परिवार बहुत बड़ा है, हर विटामिन की कमी से अलग अलग रोग होता है। जैसे विटामिन बी1 की कमी से बेरी, विटामिन बी2 की कमी से चिलोसिस, विटामिन बी3 की कमी से प्लग्रा, विटामिन बी12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया, है ना, ऐसे करके अलग अलग रोग होते हैं। इसके बाद विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, बोलैग, रिकोटिरोजरी देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ बड़ों में मलेशिया देखने को मिलता है, वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 कहा क्या जा रहा है? कपड़ों से दाग हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओके, जल्दी से आपको आंसर करना है। कहा जा रहा है कपड़े से दाग हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन पे है सिरका, दूसरा है ब्लीच, चीनी और तेल। कपड़े से दाग हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आप तुरंत बताएंगे ब्लीच का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ओके, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अर्थात ब्लीच का उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जैवल वाटर क्या है? तो जैवल वाटर एक ब्लीचिंग एजेंट ही है, अर्थात ब्लीचिंग अभिकर्ता ही होता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है गृह विज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य है वह क्या है? बताइए। यस बिल्कुल, हाँ हाँ जी, कहा क्या जा रहा है कि गृह विज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य है वो कौन सा है? पहला है रोजगार प्रदान करना, दूसरा है गृह प्रबंधन, तीसरा आपके पास क्या है? फैशन डिजाइनर, और लास्ट आपके पास क्या है? खाना बनाना। आप क्या बताएंगे कि गृह विज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? घर को मैनेज करना, अर्थात पूरी जो आपके संसाधन है उन संसाधनों का बखूबी उपयोग करते हुए जो भी पारिवारिक लक्ष्य हैं, जो पारिवारिक उद्देश्य हैं, उनको क्या करना होता है? पूरा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। ओके, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 44 कहा गया पोषण चक्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूट्रिशन साइकिल? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? तो हमें पता है ना, अगर हम पोषण चक्र देखें, न्यूट्रिशन साइकिल देखें, तो आपको ऊर्जा देने का काम कौन करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको आंसर टिक करना है। आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, अर्थात का ऊर्जा देने का जो काम है वो कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कहा क्या जा रहा है? नवजात शिशु के लिए उत्तम आहार क्या है? आपके पास ऑप्शन क्या है? गाय का दूध है, माँ का दूध है, फॉर्मूला मिल्क है या पानी है? तो WHO का विशिष्ट स्तनपान यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कैंपेन के अंतर्गत बच्चों के लिए क्या सबसे उपयुक्त माना गया? 6 माह तक क्या करना है? सिर्फ बच्चे को माँ का ही दूध देना है। और वैसे भी हमें पता है वो जो माँ का दूध है उसको क्या कहा जाता है? उसको कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है और वह विटामिन ए का रिचर स्रोत होता है। साथ ही साथ उसमें संक्रमण को रोकने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहा गया कपड़े बुनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, कहा गया व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वीविंग क्लॉथ कार्ड? वीविंग, वीविंग का मतलब ही क्या होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, यस, हाँ, कहा क्या जा रहा है? बीसीजी जी, बीसीजी ही तो होता है।
यस, कहा क्या जा रहा है, कपड़ा बुनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपका कताई है, तो आप तुरंत बताएंगे कताई तो धागा बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। बुनाई क्या है, तो यही जो धागा बना है ना, इस धागे को किस पर लगाना, लूम पर लगाना अर्थात करघे पर लगाना, और करघे पर लगाएंगे किस फॉर्म में, तो ये जो आपका लॉन्गिट्यूडनल है उसको ताना, और ये जो क्रॉस सेक्शनल है इसको क्या कहा जाता है, बाना, यानी बेफ्ट के नाम से जानता है। इसी फॉर्म में क्या होता है, कपड़ा बुन करके तैयार होता है, और जो कपड़ा बनता है उस वो बनने वाली प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वीविंग की कहलाती है, यानी कि बुनाई की कहलाती है। तो कहा गया कपड़े बुनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वीविंग कहा जाता है, अर्थात बुनाई कहा जाता है। ठीक है, ओके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कहा जा रहा है एक अच्छे गृह प्रबंधक की विशेषता क्या होती है, बताइए। एक अच्छे गृह प्रबंधक की विशेषता क्या है, पहला समय का प्रबंधन करना, दूसरा आपके पास दूसरा आपके पास क्या होता है, आप धन का दुरुपयोग, तीसरा आपके पास तनाव, और चौथा आपके पास क्या है, आलस्य है। आपको बताना है एक अच्छे गृह प्रबंधक की विशेषता क्या होती है। आप सीधे सीधे आंसर क्या करेंगे, आलस्य तो कभी होगा नहीं, तनाव भी नहीं, धन का दुरुपयोग भी नहीं। एक अच्छा प्रबंधक वही है जो कि क्या कर ले, जो कि समय को सही कर ले, उसी को क्या कहा जाता है, जो समय का सही प्रबंधन करे वही क्या है, एक अच्छा प्रबंधक कहलाता है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कहा क्या जा रहा है, नवजात शिशु को कब नहलाना चाहिए, व्हेन शुड अ न्यू बॉर्न बेबी बी बाथेड, मतलब बच्चे को नहलाना कब से शुरू करना चाहिए, पहला जन्म के तुरंत बाद नहला देना चाहिए, या 6 महीने बाद नहलाना चाहिए, या फिर जो नाभि है नाभि के सूखने के बाद नहलाना चाहिए, या जब मन करे तब नहलाना चाहिए। आप आंसर क्या करेंगे, नवजात शिशु को कब नहलाना चाहिए, तो नाभि सूखने के बाद बच्चे को क्या करना चाहिए, नहलाना चाहिए। ठीक है, ओके, क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर आपका 48 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर यस क्वेश्चन नंबर 4 हाँ, क्वेश्चन नंबर 48 आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कहा गया कपड़ों को स्टोर करते समय किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल स्टोरिंग क्लॉथ, आपके पास है क्या, सजावट, दूसरा सफाई और नमी, तीसरा है रंग, और लास्ट आपका क्या है, जी बिल्कुल हाँ यस, और लास्ट आपका है कपड़े का ब्रांड। आपको बताना है कपड़ों को स्टोर करते समय किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। आप तुरंत क्या बताएंगे, जो हमारे कपड़े में मॉइस्चर है ना, वो हमारा ना रहे, और कपड़ा साफ करके ही रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कहा जा रहा है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में क्या करिए, मैच करिए। अति अभिरक्षण, इसके साथ दूसरा है अनुज्ञात्मकता, तीसरा है अस्वीकृति, और चौथा है स्वीकृति। इधर है आपका आक्रमणशीलता, अति आश्रिता, विश्वस्त, उत्तरदायित्वहीन, या निकृष्ट। ठीक है, और ये चारों क्या हैं, ये क्वेश्चन आपका नेट का है, ये हैं क्या, तो हम लोग पढ़ते हैं ना पालन पोषण की विधियां, चाइल्ड रियरिंग स्टाइल, तो ये चारों चाइल्ड रियरिंग स्टाइल हैं। इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग, फिर है एक परमिसिवनेस रिजेक्शन, और एक है एक्सेप्टेंस। ठीक है, हालांकि हमें डायना ब्रोमेट के द्वारा दिया गया जो 4 पेरेंटिंग स्टाइल है वो पता है क्या, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव, और एक होता है अनइन्वॉल्व। ठीक है, ये 4 है जो कि जिसको किसने दिया है, डायना ब्रोमेट ने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास 4 क्या लिखे हुए हैं, स्टाइल लिखे हुए हैं पेरेंटिंग के, और इधर आपका क्या लिखा हुआ है, इधर उसको मैच करना है कि कौन से में क्या होता है। अति अभिरक्षण, अति अभिरक्षण मतलब आपका अति अभिरक्षण का मतलब क्या हो गया, ओवर प्रोटेक्टिव, अर्थात जो बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को क्या करें, अपने बच्चों का बचाव करें, उसको क्या कहा जाता है, ओवर प्रोटेक्टिव कहा जाता है। अब जो भी माता पिता अपने बच्चों को का बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हैं, वो बच्चे क्या हो जाते हैं, विश्वस्त हो जाते हैं। यानी कि एक तरीके से वो कैसे हो जाएंगे, जो भी माता पिता अपने बच्चों का अत्यधिक एक तरीके से अत्यधिक केयर करते हैं, उनमें विश्वस्तता आ जाती है, अर्थात कॉन्फिडेंट है। ठीक है, अनुज्ञात्मकता है, और फिर आपका अस्वीकृति है, और फिर आप इसमें अति
अभिरक्षण में होता है अति आश्रिता, मतलब वो बच्चे बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स पर आश्रित हो जाते हैं, ठीक है, ओके, अपने बच्चे पर क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं। उसके बाद देखिए अनुज्ञात्मकता है, अनुज्ञात्मकता का इंग्लिश देख लीजिए परमिसिव, ठीक है। अब जब परमिसिव मतलब हर चीज़ की उन्हें क्या मिल रही है, परमिशन मिलती चली जा रही है, तो वो क्या हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, उनको किसी चीज़ की जिम्मेदारी एहसास नहीं होती है। रिजेक्शन, रिजेक्शन का मतलब क्या हो गया, आप उनको क्या कर रहे हैं, बार बार उनको नकार रहे हैं कि नहीं तुम बेकार हो, ऐसे करके, है ना। तो अब बार बार उनको हर चीज़ में अस्वीकृति कर रहे हैं, तो फिर उनके अंदर एक प्रवृत्ति आ जाती है, क्या, आक्रामण, एक होता है आक्रामकशीलता आ जाती है, ठीक है। और फिर हमारा जो लास्ट है स्वीकृति, स्वीकृति को किससे मैच कर देना है, विश्वस्त से मैच कर देना है, ठीक है, ओके। आपका कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जब आप बच्चे की बात मानते हैं, है ना, तो वो बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो गया, आपका बी हो गया, ठीक है, ओके, क्लियर होगी मेरी बात, ठीक। यस बिल्कुल, आपका क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो गया, हमारा बी हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, जी बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 51। आपके पास एक तरफ है अभिप्रेरणा, दूसरा आपके पास, जी बिल्कुल, दूसरा आपके पास है अधिगम, तीसरा है आवश्यकता, और लास्ट आपके पास क्या है, रुचि है, ठीक है, ओके। लास्ट आपके पास क्या है, रुचि है। आपको क्या करना है, मैच करना है लिस्ट 2 से, अर्थात आपके पास लिस्ट 2 भी यहाँ पर है, आपको देखना है क्या इसमें मिलाया जा सकता है। क्वेश्चन लंबे हैं, इसका इंग्लिश वर्जन भी है, और नेट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों साथ में लेके चला रही है, तभी फायदे में रहेंगे, ठीक है। अब देखिए एक बार आपका, जी बिल्कुल, यस, आपके पास है क्या, अभिप्रेरणा, अधिगम, आवश्यकता और रुचि। एक व्यक्ति की ओर से दिखाई गई सीखने की चाह, इधर ऑप्शन में है। दूसरा आपके पास है एक अंत अवस्था जो मानवीय व्यवहार, शक्ति, क्रियाशीलता, गतिशील और लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा दिखलाता है। एक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति स्वक्रियाओं से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। और फिर आपके पास, जी फिर आपके पास है क्या है और क्या होना चाहिए, बीच का अंतर। और आपको याद होगा ना, जी आपको ये भी याद होगा कि क्या है और क्या होना चाहिए के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपसे एक लाइन में भी पूछा गया है, ये जो स्टेटमेंट है ना, जी ये एक लाइन में भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 आंसर आपको करना है। देखिए अगर हम एक एक करके मिलाएं तो सबसे पहले तो आप क्या बताएंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 51 का पहला मिलाना शुरू करेंगे। और क्या है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, तो ये क्या है, एक अंत अवस्था जो मानवीय व्यवहार, शक्ति, क्रियाशीलता, गतिशील और लक्ष्यों की प्राप्ति को क्या करता है, दिशा दिखलाता है ना। मोटिवेशन क्या करता है, मोटिवेशन आपको आगे बढ़ाने के लिए, आगे भी तो बढ़ाता है। याद करिए हम लोगों ने पढ़ा है हिलगार्ड और एटकिंस के अकॉर्डिंग आवश्यकता के कितने, अभिप्रेरणा के कितने तत्व हैं, 3 तत्व हैं। सबसे पहला तो आपका नीड होनी चाहिए, दूसरा अंतर्नोद यानी ड्राइव, और फिर इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन। अभिप्रेरणा क्या है, एक ऐसी अवस्था है जो मानवीय व्यवहार, शक्ति, क्रियाशीलता, गतिशील और लक्ष्यों की प्राप्ति को क्या करता है, दिशा दिखाता है। जबकि अधिगम क्या है, अधिगम एक क्रिया, ठीक है, ओके। अधिगम का मतलब होता है सीखना, है ना। और जब व्यक्ति सीखता है तो उसके व्यवहार में, उसके ज्ञान में, उसके कार्य कौशल में अपने आप परिवर्तन होता है। ये हम प्रसार शिक्षा में भी पढ़ते हैं। तो अधिगम का मतलब सीखना, एक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति स्वक्रिया से अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन लाता है। आवश्यकता, आवश्यकता क्या है और क्या होना चाहिए के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, आपका आवश्यकता कहलाता है। और लास्ट देखिए आपका क्या है, रुचि है। तो रुचि क्या है, एक व्यक्ति की ओर से दर्शाई गई सीखने की जो चाह है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को रुचि कहा जाता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अभिप्रेरणा एक अंत अवस्था जो मानवीय व्यवहार, शक्ति, क्रियाशील
गतिशील और लक्ष्य की प्राप्ति को दिशा दिखाता है। दूसरा है अधिगम। अधिगम को हम लोगों ने किससे मैच किया? एक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति स्वक्रिया से अपने व्यवहार में क्या कर ले? परिवर्तन कर ले। तीसरा है आवश्यकता। आवश्यकता क्या है और क्या होना चाहिए के बीच का जो अंतर है उसी को क्या कहा जाता है? आवश्यकता कहा जाता है। रुचि क्या है? तो रुचि हम लोगों ने पढ़ा है, वैसे भी याद करिए, जब हम लोग प्रसार शिक्षा के चरण पढ़ते हैं तो भी हम पढ़ते हैं ना। तो रुचि क्या है? एक व्यक्ति की ओर से दर्शाई गई जो सीखने की चाह है उसी को क्या कहा जाता है? रुचि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। कहा क्या जा रहा है? एक तरफ खाद्य पदार्थ है और दूसरी तरफ आपका मैच करना है कि कौन से खाद्य पदार्थ का जो रंग है वो किस पिगमेंट या रंग द्रव्य की वजह से है। गाजर, चुकंदर, आलू बुखारा, फूल गोभी और हरी गोभी, जिसको ब्रोकली कहा जाता है। ब्रोकली एक कैंसर रोधी, नेट में पूछा जाता है आपसे ब्रोकली क्या है तो आप बताते हैं एंटी कैंसर है। एंटी कैंसर मतलब कैंसर से बचाने में, या कोशिका, कैंसर क्या है? तो कोशिकाओं का अनियमित तरीके से विभाजित होना ही कैंसर बनता है। तो ये क्या करता है? ये सेल डिवीजन को रोकता है, वो भी वो सेल्स जो कि कैंसर कॉज होती हैं, यानी कैंसर पैदा करती हैं। तो आपका हरी गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, आलू बुखारा, चुकंदर, गाजर है। ब्रोकली या कोई भी हरी सब्जी है, ठीक है, ओके, तो अगर वो हरी है, चाहे पालक हो, कोई भी हरी सब्जी, अगर हरे रंग का कोई भी सब्जी आपको दिख रही है तो वह किसकी वजह से होती है? क्लोरोफिल की वजह से होती है। अब चाहे वो पालक हो गया, चाहे धनिया हो गया, या कोई भी हरी सब्जी हो गई, ब्रोकली ऑल्सो ग्रीन है ना। तो आपने क्या किया? हरी सब्जी को सबसे पहले किस से मैच कर दिया? क्लोरोफिल से मैच कर दिया। हमें मिल तो गया है लेकिन पूरा देखना पड़ता है, क्योंकि नेट में अब क्या होता है, मैक्सिमम सब एक जैसे होते हैं, एक ही दो का अंतर होता है और वही एक दो अंतर दिक्कत करता है। गाजर में क्या होता है? तो आपका कैटोनाइट्स होता है। चुकंदर में क्या होता है? तो बिटिलिन्स होता है ना। इसके बाद देखिए आलू बुखारा की बात करें तो इसमें क्या होता है? एंथ्रोसाइनिन होता है। और फिर अगर फूल गोभी की बात करें, सॉरी हाँ, अगर हम फूल गोभी की बात करें तो इसमें क्या है? यस, हम लोग कहाँ से मैच करते थे? गाजर को हम लोग मैच करते हैं यहाँ पर, गाजर को मैच किया था कैटोनाइट से, चुकंदर को मैच किया था किससे? बिटिलिन से। आलू बुखारों को मैच किया था एंथ्रोसाइनिन से। फूल गोभी को किससे मैच करेंगे? एंथ्रोजेनेथिन से। और फिर हमारे पास क्या है? ये जो हरी गोभी अर्थात ब्रोकली है। आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या हो जाएगा? यस, आपका 52 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हमारे पास डी हो गया। क्लियर है? ओके, चलें आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा क्या जा रहा है कि पपीता, संतरा, खजूर और रागी है, और दूसरी तरफ आपके पास इन खाद्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, आप रागी कई बार हम लोगों ने पढ़ा है। रागी में क्या होता है? तो रागी कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है ना। तो रागी को हम लोग किससे मैच कर देते हैं? कैल्शियम से मैच कर देते हैं। पपीता है, सॉरी ये खजूर है, और हम लोग क्या पढ़ते हैं? खजूर ब्राउन कलर का होता है, डेट्स जिसको कहा जाता है। तो अब चाहे खजूर हो, चाहे आपका चॉकलेट हो गया है ना, ब्राउनी हो गया, कोई भी ब्राउन कलर का, गुड़ हो गया है ना, कोई भी ब्राउन कलर का खाद्य पदार्थ है तो उसमें आयरन ज़्यादा पाया जाता है। खजूर है तो खजूर किसका स्रोत हो गया? तो यह लोहे का अच्छा स्रोत होता है। जबकि ये जो आपका संतरा है यह विटामिन सी का रिचर स्रोत होता है। और पपीता भाई पीले रंग का, पीला से नारंगी रंग का होगा, और पीले और नारंगी रंग के फल सब्जियों में क्या पाया जाता है? कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है। तो और ये आपका कैरोटीनॉइड्स यानी बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन का मतलब क्या हो गया? आपका विटामिन ए हो गया है ना। इसके साथ ही साथ देखिए आपके पास विटामिन B12 एक बचा हुआ है, हालांकि हमारा कोड मिल गया है, लेकिन विटामिन B12 की बात करें तो इन सब में से किसी में भी विटामिन B12 नहीं पाया जा सकता। इसका क्या कारण है? क्योंकि विटामिन B12 कैसे खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? जो मांसाहारी खाद्य पदार्थ होते हैं उसी में क्या होता है? ये विटामिन B12 पाया जाता है, जिसको साइनोकोबैलमिन के नाम से जाना जाता है। और इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। इसमें कोबाल्ट होता है, ये जो आपका विटामिन B12 है, और इसी की वजह से इसकी संरचना क्या हो जाती है? जटिल हो जाती है। और
जटिल होने की वजह से इसके पाचन में भी काफ़ी समय लगता है और इसके अवशोषण के लिए भी एक स्पेशल फैक्टर जिसका नाम है आई फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या हो जाएगा? अब हमने पपीते को किससे मैच किया था? हमने पपीते को मैच किया यहाँ पर, फिर आपका बी से किसको मैच किया था? तीसरे से मैच किया था, खजूर को ए से मैच किया था, और आपका ये जो रागी है उसको किससे मैच किया था? कैल्शियम से मैच किया था। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या हो जाएगा जी? यस बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हमारे पास क्या हो गया? आपका सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कहा जा रहा है MBO, ठीक, इसके बाद आपका CCP, निरंतर तालिका, एला कार्टे, और फिर आपके पास क्या है? इसके बाद आपके पास है विशिष्ट विवरण। दूसरी तरफ आपके पास क्या है? दूसरी तरफ आपके पास जो ऑप्शन में है उसमें क्या है? स्वच्छता है, स्वच्छता के बाद आपका प्रबंधन है, देन संग्रहण है, और संग्रहण के बाद, ठीक है जी बिल्कुल, इसके बाद आपका नींबू है, इसके बाद खरीदारी है और बिक्री है। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको अरेंज करना है, आपको मैच करना है। कैसे आप मैच करेंगे बताइए? MBO, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले तो सबका फुल फॉर्म सुन लीजिए। MBO क्या है? मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्ट है। ये एक मैनेजमेंट का अप्रोच होता है, जैसे JIT है ना, JIT जस्ट इन टाइम, मतलब सही समय पे सही व्यक्ति को सही कार्य दिया जाए ना, राइट टाइम राइट पर्सन राइट एक्टिविटी। और याद होगा नेट का ही क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी प्रबंधन प्रणाली है या प्रबंधन उपागम है जिसमें संग्रह नहीं किया जाता है, तो भी हम कहते हैं JIT, जस्ट इन टाइम में, है ना। अब आपको तो MBO भी वैसे ही एक मैनेजमेंट का अप्रोच है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? MBO कहा जाता है। ठीक है, ओके, तो MBO का मतलब मैनेजमेंट का एक अप्रोच हो गया। ठीक है, CCP है, CCP की बात करें तो आप इसी के आगे देखिए, ये CCP लिखा है, आप HA जोड़ देंगे तो ये पूरा हैकअप हो जाएगा। HA अगर आप जोड़ जाएंगे तो HACCP हो जाएगा। और हैकअप का फुल फॉर्म अभी आपसे नेट में लास्ट ईयर पूछा गया, आपने आंसर क्या दिया था? हैकअप का फुल फॉर्म क्या है? हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है। क्या है? हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है। अब इसमें HA नहीं है ना, तो आप सिर्फ HA हटा देंगे, यानी हैजार्ड एनालिसिस हटा देंगे, आपके पास क्या हो जाएगा? क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। और यह किससे संबंधित है? स्वच्छता से संबंधित होता है। ठीक है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को हमने किससे मैच कर दिया? स्वच्छता से मैच कर दिया। अब हम जरा देखें तो हमने क्या किया? MBO को प्रबंधन के उपागम से मैच किया था, CCP को यानी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को हम लोगों ने स्वच्छता से मैच किया। निरंतर तालिका है, निरंतर तालिका क्या है? आपका संग्रहण से संबंधित हो जाएगा, अर्थात स्टोरेज से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका है स्टोरेज है उससे संबंधित हो जाएगा। और फिर एला कार्टे, तो याद करिए अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे ना 16 तारीख वाला, तो भी उसमें भी एला कार्टे, साइकिल मेन्यू है ना, टेबल डी हॉटे, ये सब आ रहा था। तो एला कार्टे मेन्यू क्या है? टाइप ऑफ मेन्यू है, मेन्यू का एक प्रकार है। ठीक है, जो रेस्टोरेंट वगैरह में मिलता है। और इसकी विशेषता होती है कि हर खाद्य पदार्थ का दाम अलग अलग पे करना पड़ता है, इसीलिए तो इसको चॉइस मेन्यू कहते हैं, चयनात्मक मेन्यू कहा जाता है ना। तो एला कार्टे क्या है? तो ये एक प्रकार का मेन्यू है। फिर आपके पास क्या है? विशिष्ट विवरण है। विशिष्ट विवरण मतलब आपका जहाँ पर डाटा लिखा हुआ रहे। ठीक है, जहाँ पर क्या लिखा रहे? डाटा लिखा रहे। और हमने इसको किससे मैच किया? खरीदारी से मैच कर दिया। आंसर आपके पास क्या आ गया? 54 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट, ये मैनेजमेंट का एक उपागम है, एक प्रणाली है। CCP जिसको क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स जाना जाता है, यह फूड हाइजीन या फूड क्लीनिंग से संबंधित है। निरंतर तालिका को संग्रहण से मैच किया गया, एला कार्टे को मेन्यू से, विशिष्ट विवरण को खरीदारी से मैच करते हुए क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, एक तरफ लिखा है शारीरिक आवश्यकता, दूसरा है सुरक्षा आवश्यकता, और तीसरा आपके पास क्या है? सामाजिक आवश्यकता, सम्मान आवश्यकता, स्व क्रियान्वयन। ठीक है, पहली बात, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। 2021 में आपसे पूछा गया था अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? या आपसे पूछा गया था आवश्यकताओं का अनुक्रम किसने दिया? तो आवश्यकताओं का अनुक्रम कहिए, अभिप्रेरणा
का सिद्धांत कहिए या आवश्यकताओं का पदानुक्रम कहिए, किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने दिया है। कितने चरण बताए हैं? 5 चरण बताए हैं। और आपसे 2021 में तो यही पूछ लिया कि ये अभिप्रेरणा ये आवश्यकता का पदानुक्रम किसने दिया है? आपने आंसर कर दिया अब्राहम मैस्लो। 16 तारीख को असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में इसको अरेंज कर, एक तरफ लिस्ट 1 दिया हुआ था, दूसरी तरफ लिस्ट 2 दिया हुआ था, मैच करना था या अरेंजिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, शायद आपको चैनल पे मैंने करवाया भी था, ठीक है। और एक तो ये वाला पूछ लिया था है। आप देखें, अगर हम अरेंजिंग की बात करें ना, तो ये आपका सबसे पहले देखिए आपका क्या आता है? शारीरिक आवश्यकता ही आता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका सुरक्षात्मक होता है ना, ओके। दूसरा क्या होता है? सुरक्षात्मक होता है। पांचवा क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, स्व वास्तविकरण। और इसी के लिए तो हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत कम ही लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं स्व वास्तविकरण में, ठीक है। आते हैं शारीरिक सुरक्षा, फिर शारीरिक आवश्यकता, फिर है आपका सुरक्षा आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान और स्व कार्यान्वयन। भय से मुक्ति, भोजन और घर, स्वाभिमान, सामाजिक वार्तालाप, स्व अनुशासन और आत्मचिंतन है। आप एक एक करके अगर आप आंसर करना शुरू करें, एक एक करके अगर आप मैच करना शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले आप किसको मैच करेंगे? शारीरिक आवश्यकता। आपका नींद, ऑक्सीजन, खाना, कपड़ा, रोटी, ये सब व्यक्ति की फिजिकल नीड है, शारीरिक आवश्यकता है ना। आपका पहले को हमने किससे मैच कर दिया? भोजन और घर से मैच कर दिया। और भोजन और घर से यहाँ पर 2 मैच किया गया है। जबकि सुरक्षात्मक मतलब क्या है? सेफ्टी है ना, प्रॉपर्टी हो जाए है ना, बैंक बैलेंस हो जाए, तो फियर से फ्री होना, अर्थात भय से मुक्ति, हमने यहाँ पर इसको भी मैच कर दिया। सामाजिक आवश्यकता है, सोशल नीड है, ठीक है। अगर हम सामाजिक आवश्यकता की बात करें, सोशल नीड की बात करें, तो वो हमारी क्या है? वो जो हम समाज में वार्तालाप करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए सम्मान, अर्थात जब हमें सम्मान चाहिए होता है, चौथी अवस्था यही है ना, जब हमें सम्मान चाहिए होता है, सम्मान को किससे मैच कर दिए? स्वाभिमान से। और फिर आपका है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्व अनुशासन हो जाएगा। और यही आपका सबसे पहले क्या होता है? शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षात्मक, फिर प्रेम संबंधी आवश्यकता, फिर उसके बाद सम्मान चाहिए होता है ना, और फिर लास्ट में स्व वास्तविकरण आ जाता है, जिसको आत्मबोध भी कहते हैं, याद होगा। तो ये तो 5 यही क्रम है, फिर से सुन लीजिए। शारीरिक, फिर सुरक्षात्मक, फिर प्रेम संबंधी आवश्यकता, फिर आपका चौथा है वो क्या है? सम्मान, और 5वां आपका स्व वास्तविकरण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाता है। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहले को हमने दूसरे से मैच किया तो ठीक है, दूसरे को हम लोगों ने पहले से मैच किया, तीसरे को हम लोगों ने किससे मैच किया था? चौथे से मैच किया था। और हमारा इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। कहा जा रहा है, ये कहा क्या जा रहा है? फॉलिक एसिड की कमी से निम्न हो जाता है। आपके पास है क्या? आपके पास फॉलिक एसिड की कमी से यस क्या हो जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन में क्या है? तो ऑप्शन में आपके पास देखिए क्या है? हाइपोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, और फिर लास्ट में आपके पास है नॉर्मोक्रोमिक साइट्रोसिटिक एनीमिया है, ठीक है। आपको मैच करना है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड वही जिसकी कमी से क्या हो जाता है? जिसकी कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एनटीडी देखने को मिलता है। और एनटीडी में भी कौन सा प्रकार सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? स्पाइना बाइफिडा देखने को मिलता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 56 में कहा क्या जा रहा है? कहा गया ये जो फॉलिक एसिड है इसकी कमी से क्या होता है? आप आंसर करेंगे मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अर्थात मैग्लोब्लास्टिक, ठीक है जी, बिल्कुल मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 57। एक तरफ लिस्ट 1 है और दूसरी तरफ क्या है? लिस्ट 2 है, ओके। एक तरफ लिस्ट 1 है, दूसरी तरफ लिस्ट 2 है। आपको क्या करना है? मैच करना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। बिना सहायता के बैठता है, किसी को देखकर मुस्कुराना, बिना सहायता से चलता है, 2 शब्दों को जोड़ता है, सीधी रेखा और गोले की नकल करता है, ठीक है। और उधर क्या लिखा हुआ है? उधर लिखा हुआ है मंथ, मतलब कौन से मंथ में बच्चा कौन सी एक्टिविटीज करने लगता है, ठीक है। जो आप मोटर डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ते हैं, क्रियात्मक विकास जिसको गत्यात्मक विकास कहा जाता है, उसमें ये चीज़ें आप पढ़े हैं, उसमें ही पढ़ते हैं, ठीक है। 57 का आंसर करना है। बिना सहायता के बैठता है। अब देखिए एक एक करके
फिर से देखें, बिना सहायता के बैठता है। हमारा कॉमन सेंस भी इतना जानता है कि 6 महीने तक तो बच्चे को बैठाना ही ठीक नहीं होता है, मतलब आपको बच्चे को बहुत देर तक नहीं बैठाना चाहिए, ठीक है, ओके। उसको बैठना तो शुरू कर देता है, बल्कि वो आप उसको टेक वेक दीजिए, लेकिन स्वतंत्र मत बैठना, ठीक। तो आपका बिना सहारे के बैठना मैच कर दिया गया 6 से 8, ठीक है, ओके। किसी को देख करके मुस्कुराना, सोशल स्माइल 2.5 से 3 महीने में होती है। याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा है सोशल स्माइल बच्चा कब करने लगता है, तो सामाजिक मुस्कान 2.5 से 3 महीने में होता है। अब देखिए इसको हमने किससे मैच कर दिया, 2.5 से 3, ठीक है। बिना किसी सहायता के चलता है, बिना किसी सहायता के चलता है को हम कैसे मैच करें, बिना किसी सहायता के चलना शुरू करता है, तो बच्चा 11 महीने का बच्चा बिना किसी चीज़ को पकड़े वो खड़ा होना सीख जाता है। अब हमको मैच करना है ना, तो अब हम मैच कैसे करेंगे इसमें, अब हमको तो जो ऑप्शन है, जो कोड है, उसके हिसाब से ही करना है ना। तो हम कैसे यहाँ पे कर पाएंगे जी, तो हम यहाँ पे कर कैसे पाएंगे, हम यहाँ पर देखते हैं बिना सहारे के चलने का काम। तो बिना सहारे के बच्चा आप कैसे चल पाएगा, अब देखते हैं। आपके पास 9 से 17 माह है, फिर 2 शब्दों को जोड़ना है जिसमें 36 to 40 8 मंथ है, फिर 19 से 24 मंथ है, ऐसे करके ऑप्शंस दिए हुए हैं ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिना सहायता के चलने को मैच करेंगे किससे, 9 से 17 माह, ठीक है, ओके। 11 माह के बाद बच्चा क्या करता है ना, वो खड़े होना, सहारे से चलना, ये मतलब ऐसे करना शुरू कर देता है। अब अकॉर्डिंग टू कोड हमारा इसको हमने किससे मैच कर दिया जी, इसको हमने किससे मैच कर दिया, इसको हमने मैच कर दिया पहले से। 2 शब्दों को कब जोड़ेगा, 2 शब्दों को जोड़ना मतलब समझते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच। टेलीग्राफिक का मतलब क्या होता है, जब बच्चा 2 शब्दों को क्या करने लगे, जोड़ने लगे। तो 2 शब्दों को जोड़ करके बच्चा कब बोल रहा है, तो आपका 36 से 48 मंथ में, ठीक है, ओके, यानी कि 3 से 4, ओके। क्योंकि भाई 36 मंथ लिखा हुआ है, एक 1 ईयर में क्या हुआ, 12, 12 12 24 32 36, 12 चौक 48, तो ये 12 12 12 24 32, ये 3 से 4 वर्ष का हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए सीधी रेखा और गोले की नकल करना। अब सीधी रेखा और गोले की नकल करने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, हमने ई मैच कर दिया। 4 से 6 माह का कोई ऑप्शन है ही नहीं, और इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है, ओके जी, बिल्कुल आपका यस बिल्कुल आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। हम लोगों ने मैच कैसे किया है, हम लोगों ने सबसे पहले मैच कर दिया किसको, बच्चा कब बिना सहायता के बैठना शुरू करता है, तो 4 to 8 मंथ्स। फिर किसी को देख करके मुस्कुराना कब शुरू कर रहा है, तो आपका 2 से 3 महीने में। बिना सहायता के वो कब बिना सहायता के चलना शुरू कर देता है, 9 से 17 महीने में। और फिर 2 शब्दों को जोड़ करके वो कब बोलने लगता है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन हो गया। सीधी रेखा और या गोले की नकल करना वो कब शुरू कर देता है, तो वो जी, तो वो आपका कब कर देता है, तो आपका 2 साल की उम्र में बच्चा इतना करने लगता है, ठीक है, ओके। क्लियर होगी मेरी बात, चलिए उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आंसर आपका 57 का क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है, ओके, क्लियर होगा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, यस अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कहा क्या जा रहा है, आपके पास लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, ठीक है। आपके पास क्या है, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। आपको क्या करना है, मैच करना है। बुलीमिया है, बुलीमिया के साथ डिस्फेजिया है, डिमेंशिया है, और फिर आपके पास डाउन सिंड्रोम है और फोविया है। आपको मैच करना है लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को, ओके। आपके पास ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, भाषा में आंशिक बाधा, फिर है प्रौढ़ावस्था में सोचने की बाधा, गुणसूत्र में विकार, और फिर है भोजन ग्रहण में आने वाले विकार, और फिर आपके पास जी, और फिर लास्ट में आपके पास क्या है जी, लास्ट में आपके पास क्या है, यस लास्ट में आपके पास क्या है, मांसपेशी विकार, और फिर आपका आखिरी क्या है, आखिरी आपके पास है आधारहीन भय, ठीक है। आपको आंसर करना है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। ओके जी, हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिलाएंगे ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करना होगा ना। हम्म जी, जो ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से उस हिसाब से आंसर करेंगे ना जी। अब देखते हैं लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में मैच करना था। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है, बुलीमिया, डिस्फेजिया, डिमेंशिया, डाउन सिंड्रोम। याद करिए,
अभी लास्ट कुछ दिन पहले हम लोग नियोफोबिया पढ़ रहे थे, और जब नियोफोबिया पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था ये क्या है, नए का डर। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कहीं नई जगह, नए लोगों से बात करने में, नई जगह जाने में डर रहा है तो उसको नियोफोबिया कहते हैं। बाकी हाइड्रोफोबिया भी हम जानते हैं। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, पानी से डर होता है। तो ये फोबिया क्या है, डर है, आधारहीन भय से मैच कर दिया, अर्थात यहाँ पर हमने एफ से लगा दिया। डाउन सिंड्रोम क्या है, तो याद करिए डाउन सिंड्रोम जिसको ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है, जिसे मैंगोलिज्म या जड़ बुद्धिता भी कहा जाता है। तो ये क्या था, गुणसूत्रों की संख्या में विकार ही तो था। तो डाउन सिंड्रोम को हम लोगों ने किससे मैच कर दिया, गुणसूत्र विकार से मैच कर दिया। डिमेंशिया क्या है, डिमेंशिया आपका सोचने में बाधा है ना, ओके। और डिमेंशिया हम वैसे भी जानते हैं भूलने की बीमारी होती है, ठीक। इसके बाद देखिए डिस्फेजिया है। डिस्फेजिया क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोगों ने एफ से इसको मैच किया था, ठीक है। डिस्फेजिया क्या है, तो डिस्फेजिया ये भाषा में आंशिक बाधा हो गया। बुलीमिया क्या है, तो बुलीमिया याद है आपको, बीपीएससी में आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था, याद है बिहार में पूछा गया था ना, कि अगर कोई खा करके क्या कर रहा है, वॉमिट कर दे रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है। आप आंसर जी, यस बिल्कुल, आप आंसर क्या कर देंगे कि कोई खा के अगर वॉमिट कर दे रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, बुलीमिया के नाम से जाना जाता है, जो कि एक ईटिंग डिसऑर्डर है। और ईटिंग डिसऑर्डर में 3 होते हैं, ठीक है। पहली बात तो एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिए कि ये जो आपका खाने संबंधी विकार है ये किस में देखने को मिलता है, तो किशोरावस्था में देखने को मिलता है। और ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, तो किशोरावस्था में, जो किशोरियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उसमें देखने को मिलता है। 3 होते हैं, एक होता है आपका बुलीमिया नर्वोसा, ठीक है, दूसरा होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, और तीसरा होता है बिंज डाइट। जो आपका बुलीमिया होता है उसमें किशोरियां खाती हैं और खा करके वॉमिट कर देती हैं, ठीक है, ओके। जबकि आपका जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है ना, वो उपवास है, उसमें खाती ही नहीं है, ठीक है, व्रत रहती हैं। जबकि बिंज ये एक ऐसी आदत होती है जिसमें लगातार कुछ खाने की आदत, इधर से आए फ्रिज खोल के कुछ खा लिया, उधर से आए कुछ खा लिया, या तो बहुत खाएंगे या तो खाएंगे ही नहीं। इसको क्या कहता है, बिंज डाइट के नाम से जाना जाता है। और तीनों ही क्या हैं, आपके विकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हमारा बुलीमिया को मैच किया भोजन ग्रहण में आने वाले विकार से, अर्थात क्वेश्चन नंबर ये जो 58 है ना, इसका आंसर क्या किया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है, ओके। क्या मेरी बात क्लियर है, एक बार सभी लोग बताइए। ओके, ठीक है। चले, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आप लोगों ने क्या किया होगा, सेशन को समझा होगा और अच्छे से उसको देखा भी होगा, ओके, ठीक है।